नदी के किनारे पर एक झोपड़ी में प्रनीत का पूरा परिवार रहता था। वो लोग काफी गरीब थे और नदी में मिलने वाली मछली से ही उनका गुजारा चलता था। आज भी सुबह सुबह ही प्रनीत मछली पकड़ने निकल जाता है। इतनी देर से मछली पकड़ने बैठा हूँ और अब तक केवल 2 ही मछली मिली है। पता नहीं आज घर में खाने का क्या होगा। थोड़ी देर में ही प्रनीत को 2 और मछली मिलती हैं और वो खुश हो जाता है। चलो इसे लेकर चलता हूँ, 5 मछलियां हो गई हैं। इसे बेचकर कुछ पैसे तो आ जाएंगे। प्रनीत बाजार में मछली बेचने जाता है और देर तक वहीं बैठा रह जाता है, लेकिन एक भी मछली नहीं दिखती। वहीं देर होने की वजह से प्रनीत का पूरा परिवार उसका इंतजार करने लगता है। मम्मी पापा कब आएंगे? भूख लगी है। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। बेटा चिंता मत करो, पापा आते ही होंगे। तभी प्रनीत वहाँ आता है, छोटे से थैले में 2 मछली लिए। दोनों ही मछली बदबू दे रही थी। ये क्या प्रणीत, तुम मछली लेकर आया है और ये बदबू मार रही है। माँ, मैं बाजार में मछली बेचने गया था, लेकिन 3 ही मछली बिकी। कोई मुझसे मछली लेता ही नहीं, सब खराब हो जाती हैं। घर वाले बहुत परेशान थे। उस दिन घर में सन्नाटा था। बदबू मारती मछलियों को देखकर सबके चेहरे उतर गए थे, लेकिन मिनल ने बिना कोई शिकायत किए चुपचाप काम संभाल लिया। उनसे पहले मछलियों को कई बार नदी के साफ पानी से धोया, फिर नमक और राख से रगड़कर बदबू निकालने की कोशिश की। उसके हाथ ठंडे पानी से कांप रहे थे, पर चेहरे पर शिकत नहीं थी। मिट्टी के चूल्हे पर उसने चावल चढ़ाए, फिर मछलियों को काटकर हल्दी, नमक और थोड़े से मसालों में डालकर मछली भात बनाने लगी। झोपड़ी में धीरे धीरे खाने की खुशबू फैलने लगी। बच्चों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। लो सब बैठ जाओ, आज बस इतना ही है, लेकिन पेट तो भर जाएगा। सब लोग पतल में थोड़ा थोड़ा खाना लेते हैं, कोई ज्यादा नहीं उठाता। सबको पता है कि कल का क्या होगा, कोई नहीं जानता। बहू, तूने अच्छा बना दिया, भगवान तुझे खुश रखे। हाँ बिटिया, अगर तू ना होती तो ये घर कब का बिखर गया होता। सब चुपचाप खाना खाते हैं। बीच बीच में छोटी छोटी बातें होती हैं ताकि बच्चे को लगे कि सब कुछ ठीक है। भाभी, कल मैं भी आपके साथ मछली साफ करूंगी। हाँ ठीक है। खाना खत्म होता है, बच्चे सो जाते हैं। रात में नदी की आवाज और ठंडी हवा झोपड़ी में सिसकियों की तरह भर जाती है। दिन बीतते जाते हैं, गरीबी हर दिन और गहरी हो जाती है। रोज सुबह प्रनीत मछली पकड़ने जाता है। कभी 2 मिलती हैं, कभी 4 तो कभी 1 भी नहीं। बाजार में भी हालात वही रहते हैं। लोग कहते हैं मछली ताजी नहीं है, बदबू आ रही है, आज नहीं लेंगे। भगवान भी शायद हमसे नाराज हैं। मिनल कुछ नहीं कहती, वो बस हिसाब लगाती है। आज क्या बचेगा, बच्चे को क्या खिलाया जाए, कल स्कूल की फीस कैसे भरेगी। एक दिन दोपहर को पड़ोसने इकट्ठा होती हैं। सुजाता, सुषमा, कांति, नीता और रागिनी नदी किनारे खड़ी बातें कर रही होती हैं। सुगंधा चुपचाप पास से गुजरती है। अरे सुगंधा, तुम लोग अब भी यहाँ झोपड़ी में ही रहते हो? हाँ बहन, यही हमारी किस्मत है। किस्मत या नसीब? तुम्हारा बेटा कमा ही कितना लेता है, ना अच्छी जिंदगी दे सकता है ना सुकून। हमारे पतियों को देखो, यही काम करते हैं लेकिन लाखों कमाते हैं, और तुम लोग रोज वही बदबूदार मछली। सुगंधा का सिर झुक जाता है, आंखों में आंसू भर जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। भगवान, मेरी चुप्पी ही मेरी ताकत है। पड़ोस ने हंसती हुई चली जाती है। सुगंधा वहीं खड़ी रह जाती है, जैसे जमीन में गड़ गई हो। गरीबी के दृश्य और साफ हो जाते हैं। झोपड़ी की छत टूटी है, बरसात में फर्श गीली रहती है, कपड़े ठीक से सूख नहीं पाते, बच्चों के जूते फट चुके हैं। कब बदलेगी ये जिंदगी? एक सुबह बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। मिनल उनके टिफिन में बची हुई बासी मछली और सूखे चावल रख देती है। मम्मी आज फिर वही? बेटा यही है, कल कुछ और बना दूंगी। कोई बात नहीं मम्मी। बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। क्लास में जैसे ही टिफिन खुलता है, पूरी क्लास में मछली की बदबू फैल जाती है। अरे ये क्या है? ये तो मछली आया है। रोज मछली। बाकी बच्चे अपनी टिफिन खोलते हैं। पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, पराठे। सोनू और पिंकी का सिर शर्म से झुक जाता है। भैया सब हंस रहे हैं। चुप रहे, बस थोड़ी देर है। कुछ बच्चे उनको चिढ़ाते हैं, मछली वाला कहकर। तभी टिफिन खत्म होती है। टीचर क्लास में आती है। सब चुप हो जाओ। टीचर सोनू और पिंकी को बुलाती है। तुम्हारी स्कूल फीस अभी तक जमा नहीं हुई है, कल तक जमा करनी होगी वरना नाम काट दिया जाएगा। मैडम, मैं मम्मी को बता दूंगा। मैडम, हमें स्कूल से मत निकालना। टीचर थोड़ी देर उन्हें देखती है, फिर गहरी सांस लेती है। ठीक है, कल तक देखती हूँ, अब जाओ। बच्चे सिर झुकाकर बाहर निकल जाते हैं। शाम को घर में फिर वही चिंता। सोनू और पिंकी चुपचाप बैठे रहते हैं। क्या हुआ, आज कुछ खाया नहीं? मम्मी, सब हमें चिढ़ाते हैं, मछली वाला कहकर। हाँ। और मैडम ने फीस के लिए बोला है।
मिनल का दिल सारी सब्जियां तोड़कर बोरियां में भर दी है, अब मजदूरी दे दीजिए तो हम घर को जाएं। आज तो बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है। ये ले तुम्हारे आज के 150 रुपए, हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर। मालिक, ये तो कितनी कम मजदूरी है। अरे थोड़ा बढ़ा कर दे दो, इतने में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक दो ठंड में काम करो, ऊपर से इतनी कम मजदूरी। अरे मतलब एक तो गरीबों को काम दो, ऊपर से इनको अलग से और पैसे दो। अरे इनको जितना पैसा दो उतना ही कम है। वैसे भी यहाँ पर मुनाफा इतना कम है, जितना दिया है उतना ही मिलेगा। यह मालिक आने जाने का किराया लग जाता है, कम से कम कुछ तो बचे। ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दरअसल चंद्रपुर गांव में रमेश 5 भाई और पत्नियां, बूढ़ी माँ और बीमार पिताजी के साथ रहता है। घर में 3 बच्चे भी हैं और उनके गांव में गरीबी की वजह से उन्हें कोई काम धंधा नहीं मिलता, इसीलिए उन्हें दूसरे गांव में काम करने के लिए जाना पड़ता है। आज सभी भाइयों को ठंड में कांपते हुए खेतों में सब्जियां बीनने के बाद सिर्फ 150 रुपए ही मजदूरी मिली। वो मजदूरी लेकर घर जा रहे थे, तभी दिनेश की नज़र उन टोकरियों पर पड़ी जिनमें बची हुई सब्जियां रखी थी, जिन्हें देखकर, भैया अगर ये मजदूरी बढ़ाकर नहीं दे रहे हैं तो क्यों ना इनसे सब्जियां मांग ली जाए। हमारे बच्चे 3 दिन से लगातार दाल खा रहे हैं। रुक जा, मैं पूछता हूँ। अच्छा मालिक, अगर आप मजदूरी बढ़ाकर नहीं दे रहे हो तो मुझे इन टोकरियों में रखी सब्जियों में से ही कुछ सब्जियां दे दो। यार क्या नाटक है तुम लोगों का, एक तो तुम्हें काम भी दो और फिर ऊपर से दिहाड़ी के बाद तुमको सब्जी भी दो। अरे तुमको मांगने में शर्म आनी चाहिए, तुम लोग कमा तो रहे हो, उस दिहाड़ी से ले लेना सब्जियां। सुंदरलाल की फटकार सुनने के बाद पांचों भाई अपना समूह लेकर वापस अपने गांव लौटने के लिए निकल जाते हैं और गांव दूर होने की वजह से एक ऑटो पकड़ते हैं। अरे ओ ऑटो वाले भैया, चंदपुर गांव चलोगे? हाँ चलूंगा, कितनी सवारी है? बस हम 5 भाई हैं, कितना किराया लोगे? भैया 10 रुपए सवारी है, कुल 50 रुपए किराया लगेगा। रात बहुत हो रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। ठिठुरते हुए सभी भाई ऑटो में बैठ जाते हैं और रास्ते में, भैया हमें 150 रुपए दिहाड़ी मिली थी, जिसमें 50 रुपए किराए के लग गए। अब तो केवल 100 रुपए बचे हैं। इन 100 रुपए में से पिताजी की दवाई लेकर जानी है और घर में राशन भी नहीं है। घर का राशन भी लेकर जाना है, हम कैसे करेंगे? अरे तो चिंता मत कर, हम कर लेंगे। 50 रुपए की दवाई लेंगे और बाकी 50 रुपए में से दाल चावल और तेल खरीद लेंगे। बातें करते हुए उनका गांव आ जाता है और रात के समय तेज ठंडी हवाओं की वजह से कपकपाते हुए पांचों भाई ऑटो में से उतरते हैं और दवाई और राशन का सामान लेकर ठिठुरते हुए अपने घर पहुंचते हैं। और घर पहुंचकर, सीता हम लोग आ गए हैं, ये लो पिताजी की दवाई और घर का सारा राशन। आज मजदूरी कम मिली थी लेकिन आज रात का काम हो जाएगा। अरे आ गए आप लोग, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है ना। एक काम करिए, आप सभी यहाँ बैठ जाइए, मैं चूल्हा जला देती हूँ, आप लोगों को थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी। सीता जल्दी से सभी भाइयों के लिए चूल्हा जलाती है, तभी उसकी सास, बेटा तुम लोग दिन भर दिहाड़ी का काम करते हो, ठंड इतनी तेज हो गई है, तुम लोग कुछ मजदूरी बचाकर अपने लिए स्वेटर क्यों नहीं खरीद लेते? अरे हाँ माँ, जिस दिन दिहाड़ी बचेगी उस दिन जरूर खरीद लेंगे। हाँ पापा, मेरे लिए भी स्वेटर लेना, मेरा स्वेटर भी फट गया है, सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ बेटा, जिस दिन मजदूरी बचेगी उस दिन सबसे पहले तुम तीनों के लिए ही कपड़े आएंगे। उस छोटी सी झोपड़ी में सभी लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं और सीता की सबसे छोटी देवरानी जो पेट से है वो रोटियां बना रही होती है। तभी सुनीता, ला प्रिया मुझे दे दे, और हर चूल्हे के पास से रोटियां मैं बना देती हूँ। हाँ प्रिया बेटा, आजा मेरे पास आकर बैठ जा। सुनीता के प्यार से कहने पर प्रिया चूल्हे के पास से हट जाती है। इसके बाद सुनीता चूल्हे पर रोटियां बनाती है। सीता बाहर आंगन में से उठाकर चूल्हे के लिए लकड़ियां लेकर आती है। गीता सबके बैठने के लिए चटाई बिछाती है। विनीता सबके लिए पानी भरती है और प्रिया सभी को खाना परोस देती है। सभी खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन सुबह, माँ हम सभी मजदूरी पर जा रहे हैं, आज हो सका तो ज्यादा मजदूरी लाएंगे। ये ले बेटा, सीता बहू ने रात की बची हुई रोटियां बांध दी है, तुम लोग प्याज के साथ खा लेना। ठीक है माँ। पांचों भाई रोटी की पोटली लेकर घर से निकल जाते हैं और उनके बच्चे सोनू, मोनू और पिंकी घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं। तभी बिरयानी ले लो बिरयानी, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी, बिरयानी ले लो गरम गरम। अरे यार देख, फिर से बिरयानी वाले का ठेला आ गया, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, मैं तो बिरयानी खाने के लिए जा रहा हूँ। यार मैं अपने पिताजी के साथ बिरयानी खाने के लिए जा रहा हूँ, आज तो बिरयानी ही खाऊंगा, कितना स्वाद लगती है इसकी बिरयानी। खेल के बीच में से अचानक एक एक करके सभी बच्चे बिरयानी खाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी सोनू, मोनू और पिंकी घर आकर, माँ दादी हमें भी बिरयानी खानी है, हमें भी बिरयानी खाने के लिए पैसे दे दो। बेटा अभी हमारे पास पैसे नहीं है बेटा, जब पैसे होंगे तब तुम्हें बिरयानी जरूर खिलाएंगे। लेकिन माँ हमारे सभी दोस्त बिरयानी खाने के लिए गए हैं, हमें कम से कम आज तो बिरयानी खिला दो। लेकिन बेटा आज हमारे पास पैसे नहीं है, जब भी हमारे पास पैसे होंगे हम तुम्हें बिरयानी जरूर खिलाएंगे।
पांचों बहुएं बच्चों को समझाकर फिर से खेलने के लिए भेज देती हैं। शाम का समय होता है, ठंड बढ़ जाती है और जब सभी भाई फिर से मजदूरी करके घर लौटते हैं और खाना खा रहे होते हैं तभी अरे बेटा, ये खांसी 1 2 10 20 और ये पूरी 50 हो गई, पूरी 10,000। इस बार तो मनाली का ट्रिप पक्का है। बच्चों सुना तुमने, इस बार हम पक्का मनाली जाएंगे। मम्मी पक्का ना? अब की बार कोई गड़बड़ नहीं होगी ना? नहीं बेटा, तुम्हारी माँ ने कैसे कैसे 1-1 रुपया जोड़ा है, इस बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी। सुनो जी, आज से कुछ दिनों तक घर में रोटी और चावल में से एक ही चीज बनेगी, क्योंकि थोड़े थोड़े पैसे में मैं एक तरफ अलग से जोड़ कर रखूंगी। लेकिन ऐसे कितने पैसे जोड़ लोगी तुम? इतने पैसों से हम मनाली नहीं जा पाएंगे। जाएंगे, जरूर जाएंगे, आप मुझ पर भरोसा रखो बस। अंकित अपनी दिहाड़ी से जो भी पैसे लेकर आता है, हिमांशी उन पैसों में से हर रोज 10 रुपए बचाकर पूजा के मंदिर में रखती है। एक गुल्लक में डालकर रख देती है। उस गुल्लक पर लिखा होता है हमारा सपना। उस गुल्लक को हिमांशी को पूरा भरना होता है और उसे भरने के लिए, बहू तू अपना और हमारा एक सपना पूरा करने के लिए आखिर और कितनी मेहनत करेगी। इतनी रात हो गई है, अब छोड़ दे ये सिलाई का काम। दादी जी, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और मुझे तो सिर्फ इस गुल्लक को भरना है। अगर आज रात को ये सारे कपड़े सिलकर दे दूंगी तो कल फैक्ट्री से और उठा लाऊंगी। दिन भर घर का काम, खेतों से सब्जी काट कर लाने का काम, और तो और लोगों के लिए अचार, मंगौड़ी, पापड़ बनाने का काम, और रात भर सिलाई। बहू अपने एक सपने के लिए तो खुद को कितना परेशान करेगी बेटा। माँ जी, दादी आप चिंता मत करो, बस कुछ दिन और फिर ये गुल्लक पूरी भर जाएगी और उसके बाद हम सब लोग मनाली जाएंगे। देख लेना, इस बार ये सपना तो हम जरूर पूरा करके रहेंगे। पता नहीं कब जाएंगे भाभी। याद है ना कैसे हर बार कोई ना कोई पनौती हमारे मनाली जाने के रास्ते में आ जाती है। हाँ भाभी, सबसे पहले जब टिकट बुक की थी हमने, तभी आपने इसी तरह 1-1 रुपया जोड़ा था और उसके बाद क्या हुआ था, याद है ना? हाँ, वो भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस समय पैसे जोड़ने के लिए हिमांशी ने हम सबको पानी वाली दाल खिलाई थी पूरे 1 महीने तक, और लास्ट में हमारी टिकट्स कैंसिल हो गई और तो और उनके पैसे भी वापस नहीं मिले। ना हम मनाली जा पाए और ना ही पैसे मिल पाए। हाँ, और जब दूसरी बार हम लोग मनाली जाने वाले थे तब तुम्हारे ताऊ जी स्वर्ग सिधार गए, इसी वजह से हम मनाली नहीं जा पाए थे। हाँ, और पिछली बार का याद है सब लोगों को, कैसे कैंसिल हुआ था हमारा मनाली जाना। हाँ, वो हम कैसे भूल सकते हैं। दरवाजे पर से वापस लौट कर आए थे हम लोग। सब कुछ अच्छे से रख लिया है ना? सभी लोगों ने अपने गर्म कपड़े रख लिए हैं, और दादी जी आपने सभी लोगों की दवाइयाँ रख ली हैं। पापा जी आपने अपना गर्म शॉल पहना हुआ है ना? और नित्या और अथर, तुम दोनों ने सॉक्स भी पहने हैं ना शूज के अंदर? अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? इस बार तो लगभग हम घर से निकल चुके हैं। अब की बार मनाली का ट्रिप पक्का है। हाँ बेटा, तुम लोग चलो, मैं पूरे घर के ताले लगा कर आती हूँ। दादी जी आप आगे चलो, ताला लगाकर मैं आती हूँ। पद्मिनी जी जैसे ही जल्दबाजी में कदम आगे बढ़ाती हैं, दरवाजे की चौखट से उनका ठोकर लग जाती है और जमीन पर अचानक बहुत तेज वो गिर जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर में फ्रैक्चर आ जाता है और सभी लोग, अरे दादी जी आपको क्या हो गया है? हे भगवान, जल्दी से दादी जी को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। पद्मिनी जी को अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां पता चलता है कि उनकी कमर में फ्रैक्चर हो गया है। उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और हिमांशी ने मनाली जाने के लिए जो पैसे जोड़े होते हैं वो सारे उनके इलाज में खर्च हो जाते हैं। तो इस बार भी हमारा मनाली जाना कैंसिल हो गया ना? पता नहीं हमारे नसीब में मनाली जाना है या नहीं। चिंता मत करो निधि, हम एक दिन मनाली जरूर जाएंगे। मैं हूं ना, मैं अपना और हमारा ये सपना जरूर पूरा करूंगी। मुझे याद है भाभी ने कहा था कि वो हमारा सपना जरूर पूरा करेंगी, और आज भाभी आपने हमारा सपना सचमुच पूरा कर दिया है। अभी ज्यादा मत उछल। पता है ना पिछली कई बार हम किस तरह लास्ट मोमेंट पर मनाली जाने से रुके हैं। इस बार कम से कम मनाली पहुंच जाने दे। अंकित की बात पर पूरा घर ठहाका लगाकर हंसता है और हिमांशी सभी से कहती है, आपकी बार मैंने अच्छे से प्लानिंग की है। टिकट्स तो मैं पहले ही बुक करा चुकी हूँ और इस गुल्लक में जो पैसे हैं वो हमारे घूमने फिरने, रहने और खाने के काम आएंगे। अरे वाह मम्मा, हम तो इस बार पक्का मनाली जाएंगे ही जाएंगे। मेरे स्कूल के सारे दोस्त हर बार अपने मम्मी पापा के साथ वेकेशंस पर जाते हैं। इस बार मैं भी जाऊंगा। हाँ बच्चा,